नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम एक और नई प्यारी सी कहानी लेकर आ गए हैं जिसका नाम है मोहब्बत की खामोशी। तो दोस्तों, इस कहानी को भी आप लोग ढेर सारा प्यार ज़रूर दें। तो चलिए जल्दी से हम कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं शादी एक पवित्र बंधन होता है। शादी में दो लोग दिल मिलते हैं और दो परिवार एक हो जाते हैं। शादी में रस्में और साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती है। मगर शादी ही बंदूक की नोक पर हो तो क्या होगा? आइए इस कहानी में जानते हैं। गुजरात सोमनाथ में रात का वक्त, रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एक शादी हो रही थी। सोमनाथ मंदिर के चारों ओर काले कपड़ों में 100 से अधिक बॉडीगार्ड्स ने पूरा मंदिर घेर रखा हुआ था। कोई ना अंदर आ सकता था ना कोई बाहर जा सकता है। मंडप में दुल्हन की जोड़ी में एक लड़की बदहवास हालत में बैठी हुई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसके बाजू में दूल्हा बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दूल्हा ने कहा, पंडित जी, शादी की विधि शुरू करो। पंडित जी ने डर के मारे, उनकी हालत खराब हो गई थी क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसी शादी नहीं करवाई थी और ना ही देखी थी। वह तो बस शोभनाथ जी को प्रार्थना ही कर सकते थे बेचारी बिटिया की जिंदगी अच्छी हो। फिर पंडित जी ने मंत्र उच्चारण चालू कर दिए। फिर पंडित जी कहते हैं, दूल्हा और दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाए। वह लड़का खड़ा हो जाता है पर लड़की को होश ही नहीं था। वह लड़का अपनी रौबदार आवाज में लड़की से कहा, उठो उठो, वरना तुम्हारी बहन को। उसने इतना ही कहा था कि लड़की ने उसकी तरफ देखा और पीछे मुड़कर अपनी बहन की तरफ देखा। उसने अपनी बहन की तरफ देखा तो 4 बॉडीगार्ड्स उसकी बहन पर गन ताने हुए खड़े थे। वह झट से उठी और फेरों के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद दोनों के फेरे हो गए और दोनों नीचे बैठ गए। पंडित जी ने कहा, यजमान, दुल्हन की मांग में सिंदूर भरे। वो लड़का उस लड़की की मांग में सिंदूर भर देता है। सिंदूर भरते ही उस लड़की की आंखों से आंसू की एक बूंदे नीचे गिर जाती है और मंगलसूत्र लेकर उसके गले में पहना देता है। पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। उस लड़की को कोई सुध बुध नहीं थी। वह तो बस अपने सदमे में थी। वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहां वह लड़का खड़ा होता है और अपना गठबंधन खोल देता है और लड़की को देखते हुए एक गुस्से भरी आवाज में कहता है, यह शादी प्यार के लिए नहीं थी और ना ही तुम्हें मैं अपनी पत्नी मानता हूँ। यह शादी सिर्फ तुम्हारा गुरूर तोड़ने के लिए थी। वह गुरूर जिस गुरूर से तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। यह थप्पड़ की सजा है। तुमने आर्यन सिंह राठौर को थप्पड़ मारा, उसके गुरूर को ललकारा। उसी दिन मैंने सोच लिया था मैं तुम्हारे स्वाभिमान और गुरूर को ऐसे ऐसे कुछ लूंगा, ऐसे कुछ लूंगा जिसे तुम कभी उठ नहीं पाओगी। आज से तुम एक छोड़ी हुई औरत कहलाओगी जिसकी शादी तो हुई है पर उसके पति ने उसे शादी के दिन ही छोड़ दिया। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे इस समाज से बच पाती हो। आर्यन सिंह राठौर अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है और उसकी बहन को छोड़ने का इशारा करता है। तभी उस लड़की की छोटी बहन भागते हुए आती है और अपनी बहन के गले लग जाती है। दीदी छोटी, बस इतना ही कहा। उसके गले लगती है। वह लड़की फफक फफक कर रोने लगती है। वह लड़की अपनी छोटी बहन को कहती है, निकिता, तू ठीक तो है ना? उस लड़की की छोटी बहन कहती है, हाँ जीजी माँ, मैं ठीक हूँ। निकिता ने अपनी बड़ी बहन से कहा। आर्यन मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल रहा था कि उसके पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ आर्यन सिंह राठौर। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो आर्यन की जिससे शादी हुई थी वही लड़की जिसने आर्यन के पीछे से आवाज लगाई थी। आर्यन ने कहा, क्या बात है मीरा सोलंकी, आप में अभी भी हिम्मत बची है। मीरा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और आर्यन के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहा, आर्यन सिंह राठौर, आपने क्या कहा?
हमारा स्वाभिमान तोड़ेंगे, हमारा गुरूर तोड़ेंगे। अरे जाओ, बहुत आए। मीरा सिंह सोलंकी का गुरूर तोड़ने वाले। जो पहले से टूटा हो उस पर कितना भी वार कर लो वह फिर से नहीं टूटेगा। अरे हम तो पहले से ही टूटे हुए थे और आपकी नफरत की आग में हमें पिघलाकर नया रूप दे दिया है। आप हमें टूटा हुआ देखना चाहते थे ना? ये ख्वाहिश तो आपके मरने के बाद भी नहीं पूरी होगी। हम पूरी शान से आपके सामने खड़े हैं, जो होगा वह कर लो। रही यह शादी की बात, तो शोभनाथ मंदिर के सामने कसम खाती हूँ, जब तक मैं अलवर के होने वाले राजा आर्यन सिंह राठौर का गुरूर की धज्जियां ना उड़ा दूं, तो मेरा नाम भी मीरा सोलंकी नहीं। रही बात शादी की, तो मैं निभाऊंगी, पूरे तरीके से निभाऊंगी, क्योंकि यह रिश्ता मेरे महादेव ने जोड़ा है, मेरे शोभनाथ ने जोड़ा। तो रही बात रिश्ता तोड़ने की, तो मैं कौन होती हूँ इस रिश्ते को तोड़ने वाली? यह रिश्ता तो खुद उसने बनाया है। मीरा ने आसमान की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। आर्यन मीरा की तरफ देखते हुए कहा, मीरा सिंह सोलंकी, बहुत पछताओगी। तुमने जिससे पंगा लिया है उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो। वो क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मीरा ने भी आर्यन को जवाब देते हुए कहा, जाओ जी, आपने जिस लड़की से पंगा लिया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी निकाल लेनी चाहिए। वह कौन है, क्या करती है? फिर आर्यन वहां से गुस्से से चला जाता है। मीरा आर्यन को मंदिर से बाहर जागती देखती जाती है। कुछ देर बाद आर्यन उसकी आंखों से ओझल हो गया था। कुछ देर बाद मीरा और निकिता दोनों अपने घर आ गए थे। मीरा अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया और खुद को अंदर बंद कर लिया। निकिता भी जानती थी कि उसकी बहन पर क्या बीत रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कमरे के अंदर मीरा शीशे के सामने खड़ी हुई थी और अपने मांग में लगे सिंदूर और गले के मंगलसूत्र को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर एक फोटो के सामने खड़े होकर कहने लगी, क्या गलती थी माँ पापा, क्यों इतनी बड़ी सजा मिली? हम जानते हैं उन पर हाथ उठाकर हमने गलत किया, गलती भी तो उनकी थी। फिर वह खिड़की के पास आई और चांद को देखने लगी। उस चांद को देखते हुए कहा, हमारा हमारा अतीत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। क्या करें हम? राजस्थान से दूर जाना चाहते थे, तो फिर से राजस्थान हमारी जिंदगी में आ ही गया और अब फिर से राजस्थान जाना ही होगा, क्योंकि सोमनाथ को देखकर कसम खाई है, आर्यन सिंह राठौर का घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। मीरा की आंखों में आग दिख रही थी। उन्हीं आंखों में कई सारे गहरे राज थे। वहीं दूसरी ओर एक प्राइवेट जेट में एक शख्स बैठा हुआ था। वह अपने मोबाइल में कुछ जानकारी देख रहा था। फिर उसने कहा, इसमें इस लड़की की कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका सिर्फ नाम है बस। उसके बाजू में उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ था। उसने कहा, कुंवर सा, हमने बहुत प्रयत्न किया उनकी जानकारी निकालने का और हमें उनकी जानकारी नहीं मिली। बस इतनी जानकारी मिली है कि वह शोभना 7 साल पहले आई थी, इससे आगे कुछ नहीं है। वो लड़का और कोई नहीं, आर्यन सिंह राठौर था। आर्यन ने फिर अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे उस लड़की के बारे में सारी जानकारी चाहिए, उसके माता पिता, उसका पूरा खानदान। असिस्टेंट ने जवाब दिया, उसके माता पिता सर, मुझे उसके बारे में एक बात पता चली है, उनका असली नाम मीला सोलंकी नहीं है। आर्यन हैरान होते हुए कहा, फिर क्या नाम है उसका असली? असिस्टेंट ने कहा, सिर्फ हमें वो पता नहीं चला है। आर्यन ने कुछ सोचते हुए कहा, पता लगाओ उस लड़की के बारे में और जानकारी निकालो उसके बारे में और किसी को नज़र रखने को भेज दो। हमें उसके बारे में पल पल की जानकारी चाहिए। वहीं दूसरी ओर मीरा के घर में रात के 2 बज रहे। अभी तक मीरा अपने कमरे में ही थी। तभी मीरा को किसी का कॉल आया। मीरा ने फ़ोन की तरफ देखा। इस पर जोधपुर नाम फ्लैश हो रहा था। मीरा ने फ़ोन उठाया और कहा, कहिए राजावत जी, हमने जो काम कहा था वह पूरा हो गया? दूसरी ओर से आवाज आई, जी मैडम, आपने जो काम कहा था वह पूरा हो गया। आपके लिए और एक बात है, आर्यन सिंह राठौर के बारे में। आपके चाचा अपनी बेटी के लिए आर्यन सिंह का हाथ मांगने के लिए गए थे। मीरा ने कहा, फिर क्या हुआ राजावत जी? राजावत जी ने कहा, मैडम, शादी
तय हो चुकी है और शादी 10 दिन बाद है और आर्यन को यह बात पता नहीं है। मैडम, मुझे लगता है यह आपके चाचा का प्लान है। जोधपुर की सियासत हथियाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी आर्यन सिंह से करवाना चाहते हैं और मुझे लगता है अपने घर वालों के कहने पर आर्यन सिंह शादी के लिए मान जाएगा। मीरा ने कहा, राजावत जी, हम राजस्थान आ रहे हैं और चाचा को इसकी कानो कान खबर ना हो सके। हम अपना बदला भी लेंगे और उस आर्यन का गुरूर भी तोड़ेंगे। जी मैडम जी, हम आपके आने की तैयारी करते हैं। मीरा ने फ़ोन काट दिया। सुबह का वक्त, जयपुर एयरपोर्ट। सुबह 7 बजे एक प्राइवेट जेट जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड होता है। उस जेट से एक 25 साल का नवयुवक उतरता है, दिखने में बेहद हैंडसम, मस्कुलर बॉडी, चेहरे पर शांत भाव, आंखों में गहरे राज लिए। उस आदमी ने बी कलर की 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था। वह आदमी एयरपोर्ट से बाहर आता है, तभी सामने एक BMW न्यू एडिशन खड़ी थी। तब वह आदमी उस BMW की तरफ बढ़ता है। सामने एक ड्राइवर था, उसने कार का दरवाज़ा खोला। वह युवक कार में बैठ गया और उसका असिस्टेंट पीछे आया। वह भी उसी कार में बैठ गया। तभी असिस्टेंट ने कहा, कुंवर साहब, आपको महल बुलाया गया है। वह आदमी कोई और नहीं, हमारा हीरो आर्यन सिंह राठौर था। आर्यन अपने चेहरे पर शांत भाव लाते हुए कहा, क्यों बुलाया है हमें महल? असिस्टेंट ने थोड़ा डरते हुए कहा, वो आपके लिए रिश्ता आया है, इसलिए आपको महल बुलाया है। असिस्टेंट ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे यह लग रहा था कि कुंवर साहब ने उसकी बात सुनी तो उसे सीधा गोली मार देंगे। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत लहजे में कहा, ठीक है, हम चलेंगे वहाँ। असिस्टेंट हैरान हो गया, क्योंकि हर बार रिश्ता आता था तो आर्यन किसी न किसी बात पर मना कर देता था, पर आज उसने सीधा हाँ कर दिया है और महल जाने के लिए भी तैयार हो गया। असिस्टेंट को लग रहा था उसका बॉस पागल हो गए हैं। उन्हें गुजरात जाकर मीरा से शादी करने का सदमा लग गया होगा। असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, आपकी तो शादी हो गई है ना, तो फिर से शादी करने वाले हैं क्या? असिस्टेंट इतना बोलकर चुप हो गया। आर्य ने असिस्टेंट को घूर के देखा, जिसे उसकी आंखों से ही मार डालेगा ऐसा लगा। असिस्टेंट पूरी तरीके से कांप गया। आर्य ने कोल्ड वॉइस में कहा, वह मेरी पत्नी नहीं है और यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैंने किससे शादी की है। यह राज रहे तो ठीक है, वरना यह राज बाहर आया तो तुम अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना। आर्यन इतना कहकर चुप हो जाता है। असिस्टेंट भी अपना सिर हाँ में हिला देता है। आर्यन ने ड्राइवर से कहा, जल्दी से चलो। कुछ देर में कार वहां से हवा की रफ्तार से चली गई। वहीं दूसरी ओर शोभनाथ में सुबह के 7 बज रहे थे। एक लड़की माँ दुर्गा में आरती कर रही थी। वह लड़की दिखने में बेहद सुंदर, उसके चेहरे का तेज अलग ही लग रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 24 साल होगी, पर उम्र से ज़्यादा तजुर्बा उसके चेहरे पर दिख रहा था। उसकी समुंदर से गहरी आंखों में बहुत सारे राज छुपे हुए थे। उसकी कदकाठी 5 फीट 4 इंच और दूध से गोरा बदन। उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और माथे में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में हरी चूड़ियां। साक्षात माँ दुर्गा का दूसरा रूप लग रही थी। वह लड़की कोई और नहीं, मीरा सोलंकी थी। आज उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग दिख रही थी। मीरा ने जैसी आरती खत्म की और पंडित जी को आरती की थाल देकर पंडित जी के पैर छुए और मंदिर से जाने लगी, तो मीरा को पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी ने उसे बुला रहे थे। मीरा फिर से पंडित जी की तरफ मुड़ी और पंडित जी से बोली, क्या बात है पंडित जी? पंडित जी ने कहा, तुम्हारी कल जन्म पत्रिका देखी बिटिया, बहुत सारे संकट आने वाले हैं तुम्हारे जीवन पर और आगे आगे जीवन का मार्ग बहुत कठिन होने वाला है, पर इसमें भी तुम्हें अपना सब्र और धैर्य नहीं खोना है। जब मुसीबत आए और उसका कोई रास्ता ना दिखे तो भगवान की शरण में चली आना। वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें मार्ग भी दिखाएंगे। और हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना और हमेशा अपने दिल की सुनना, क्योंकि दिल की बातें दिमाग से ज़्यादा बेहतर होती हैं। फिर पंडित जी ने माता के चरणों से एक लाल कलर का कलावा निकाला और शिविका की कलाई पर बनाते हुए कहा, यह धागा माता रानी का है और माता रानी तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगी। पंडित जी को मीरा ने नमन किया और अपने घर के लिए निकल गई।
अलवर रियासत राजस्थान। आज महल के अंदर काफी चहल पहल थी क्योंकि अलवर के राजकुमार के लिए जोधपुर की राजकुमारी का रिश्ता आया है और उसी वजह से आज महल में इतनी चहल पहल थी। जोधपुर के राजा शैतान सिंह अपनी बेटी मालिनी का रिश्ता अलवर के राजा जगत सिंह राठौर के बेटे आर्यन सिंह के लिए लाया था और रिश्ता पक्का भी हो गया है और शादी 10 तारीख को थी और आर्यन की माँ आज फूली नहीं समा रही थी क्योंकि उनका सपना पूरा होने वाला है। उन्होंने एक ही सपना देखा था कि उनका बेटा शादी के बंधन में बंध जाए, पर उन्हें क्या पता किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। आर्यन ने तो पहले से शादी कर लिया है और दूसरी शादी आर्यन चाह कर भी नहीं कर सकता था। अगर आर्यन करता भी तो मीरा इस शादी को नहीं होने देती। आइए हम आपको आर्यन की फैमिली का परिचय दें। हम सबसे पहले परिचय देते हैं आर्यन के पिता का। जगत सिंह राठौर अलवर के महाराजा और राजस्थान के राणा सा और एक बिजनेस मैन। इनके बाद आर्यन ही इनके बिजनेस को संभालेगा। जगत सिंह राठौर इनकी कदकाठी आर्यन जैसी ही है। इनकी हाइट 6 फीट और उम्र 50 साल, पर अपनी उम्र के हिसाब से 45 के लगते हैं। कोई कह नहीं सकता इनकी उम्र 50 साल है। एक सुलझे हुए व्यक्ति, चेहरे पर हमेशा शांत भाव और परिवार के लिए किसी से भी लड़ जाना इनकी खासियत है। पत्र लेखा जगत सिंह राठौर आर्यन की माँ अलवर की रानी, राजस्थान की महारानी सा। आर्यन की माँ एक सुलझी हुई औरत है। इनका स्वभाव एकदम शांत और सरल है। इनकी बस एक ही ख्वाहिश है, आर्यन की शादी। इनकी उम्र 45 साल। जो देखेगा वह कहेगा यह आर्यन की बहन है। यह भी अपने परिवार पर आने वाले खतरों का सामना करने के लिए किसी शेरनी से कम नहीं। रिद्धि और सिद्धि आर्यन की जुड़वा बहनें और अलवर की राजकुमारी, या दोनों की उम्र 20 साल। यह दोनों दिखने में बेहद सुंदर, दूध सा गोरा रंग, भूरी आंखें। दोनों की हाइट 5 फीट 2 इंच। दोनों के गुलाबी होंठ, कमर तक लंबे बाल। यह दोनों दिखने में जितनी सुंदर पर उतनी खतरनाक भी। आर्यन इन दोनों पर अपनी जान छिड़कता है। यह दोनों आर्यन से उतना ही प्यार करती हैं। आर्यन के काका सा जयदेव सिंह राठौर एक बिजनेसमैन। उनकी उम्र 49 वर्ष है। आर्यन की काकी सा माधुरी जयदेव सिंह राठौर, यह एक हाउस वाइफ है। आर्यन का चचेरा भाई जय सिंह जयदेव सिंह राठौर दिखने में बेहद हैंडसम और स्वभाव आर्यन जैसा कठोर पर थोड़ा मजाकिया। यह भी अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। शोभनाथ गुजरात। मीरा पंडित जी से बात करके सीधा घर की ओर आने के लिए सीढ़ियां उतर रही थी। तब मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी हुई औरतें मीरा के बारे में बात कर रही थीं। एक औरत ने मीरा को देखकर दूसरी औरत से कहा, देखो देखो, वह मीरा जा रही है। मुझे कल ही पता चला उसके साथ क्या हुआ। इतना कहकर उस औरत ने दूसरी औरत की तरफ देखा जिसका नाम सरला था। सरला ने पहली वाली औरत से कहा, हाँ हेमलता जी, हमें भी कल ही पता चला मीरा के बारे में। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। उसका पति उसे शादी के दिन छोड़कर चला गया और उससे बुरा हो ही क्या सकता है। सरला ने कहा। उसे देखकर हेमलता ने कहा, हाँ सही कहा सरला बहन आपने। आपको लगता है अब पूरी जिंदगी एक छोड़ी हुई औरत का नाम लेकर कैसे जिंदा रह पाएगी बेचारी लड़की। यह समाज वाले इसे नोच खाएंगे। वहां पर एक तीसरी औरत भी खड़ी हुई थी। उसने कहा, सही कहा आपने हेमलता बहन। मुझे लगता है अगर शादी ना हुई होती तो ठीक था, पर उसकी शादी भी हो गई। उसका पति उसे एक रात में छोड़कर चला गया। ऐसा क्या हुआ होगा इसके साथ जो भगवान ने इसे इतनी बड़ी सजा दे दी। हेमलता ने तीसरी औरत से कहा, उर्मिला बहन, आपको क्या लगता है कि यह बच्ची ऐसे ही टूट जाएगी? मेरे को पूरा विश्वास है यह लड़की फिर से खड़ी होगी और अपना स्वाभिमान वापस लेकर आएगी। हम इसे आज से नहीं बहुत सालों से जानते हैं। अपनी बहन को कैसे संभाला है यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो लगता है यह झुकने वालों में से नहीं है, जो झुकाने वालों में से है। इतना कहकर वह सारी औरतें मंदिर की ओर चलने लगी। मीरा ने उन सबकी बातों को अनदेखा कर आगे अपने घर की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद मीरा घर पहुंच गई। मीरा ने अपने घर के अंदर प्रवेश किया और घर में बैठी मीरा की बहन निकिता से झट से मीरा को देखकर उसे गले लगा लिया। निकिता ने मीरा से नाराज होते हुए कहा, जीजी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? हम नहीं जाने वाले अमेरिका। आप जानती हैं ना, हम आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। फिर भी मीरा ने
कल रात ही फैसला कर लिया था कि निकिता को यहाँ से बहुत दूर अमेरिका भेज देगी और अपना बदला लेने अलवर और जोधपुर जाएगी। निकिता उसके पास रही तो उसके दुश्मन निकिता का इस्तेमाल करके उसे कमज़ोर करने की कोशिश करते। इसलिए मीरा यह नहीं चाहती थी कि कोई निकिता का इस्तेमाल करे उसे झुकाने के लिए। मीरा ने निकिता की बात सुनते हुए कहा, हम नहीं चाहती कि आपको कुछ हो, इसलिए हम आपको अमेरिका भेज रहे हैं। आपकी कल सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है, इसलिए हम आपको अहमदाबाद तक छोड़ने आएंगे। निकिता ने मीरा पर गुस्सा करते हुए कहा, पर जीजी माँ, हमें आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है। मीरा ने निकिता से कहा, जिद करना बंद कर दीजिए निकिता, हम नहीं चाहते कि हमारे दुश्मन आपका इस्तेमाल करें, हमें झुकाएं, क्योंकि आप हमारी कमज़ोरी है, इसलिए हम आपको खुद से दूर कर रहे हैं। यहाँ पर सब ठीक होगा तो हम आपको बुला लेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं, पर हमारी आखिरी बार बात मान लीजिए। क्यों माने जीजी माँ हम आपकी बात? अगर मैंने आपकी बात मान ली तो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगी। मीरा ने निकिता के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा भी मत कहना। हम राजस्थान जा रहे हैं, वहाँ पर आपको ले जाकर खतरे में नहीं डाल सकते। हमें हमारी रियासत वापस लेनी है और आर्यन सिंह राठौर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ानी है और हमारे बाबा साहब मासा का मौत का बदला भी लेना है। निकिता ने कहा, जीजी माँ, हम भी बदला ले सकते हैं, हम भी बड़े हो गए हैं। अपने बाबा साहब से वादा किया था कि आप हमें हर हालत में खुद से दूर नहीं करेंगी और बाबा साहब का वादा तोड़ रही हैं। मीरा ने निकिता को समझाते हुए कहा, हमने बाबा साहब से यह वादा भी किया था कि हम आपको और छोटे को हर हालत में सुरक्षित रखेंगे, जो बल पड़े वह करेंगे, इसलिए हम यह करने पर मजबूर हैं। हमने छोटे को बचाने का बहुत प्रयास किया, पर दुश्मनों ने उस पर हमला करके उसे कोमा में पहुंचा दिया। वह कब जागेगा यह पता नहीं है, पर मैं आपको नहीं खो सकती हूँ और हमें इसके आगे कोई बात नहीं सुननी है। आप अमेरिका जा रही हैं, यह हमारा आखिरी फैसला है। अपनी पैकिंग कर लीजिए, हम शाम को आपको एयरपोर्ट छोड़ने चलेंगे। इतना कहकर मीरा अपने कमरे में चली गई। शाम का वक्त, अलवर राजमहल। सब लोग महल के हॉल में बैठे हुए थे। आर्यन की शादी को सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए थे और 10 दिन में 10 तारीख थी। सब लोग लिस्ट बना रहे थे, शादी में क्या क्या पहनना है, क्या क्या मंगवाना है और वगैरह वगैरह बातें। आर्यन की माँ पत्र लेखा बोली, देखिए राणा सा, हमारे बेटे की शादी है और पूरे राजस्थान के होने वाले राणा सा के भी पूरे राजस्थान को निमंत्रण देना पड़ेगा आपको। आर्यन, यह शादी ऐसी होगी पूरा राजस्थान याद रखेगा। आर्यन के पिता जगत सिंह बोले, जी रानी सा, हम जानते हैं शादी में किन किन लोगों को बुलाना है, किन किन लोगों को नहीं। आप चिंता मत कीजिए, सारा काम हम संभाल लेंगे, आप बस बहू के आने की फिक्र कीजिए। इतना कहकर जगत सिंह हंसने लगे। फिर आर्यन की चाची माधुरी बोली, जीजी सा, आपके बेटे की तो शादी हो रही है, पर मेरा नालायक बेटा शादी कब करेगा? वह भी तो आर्यन की उम्र का हो चुका है, दोनों में 1 साल का अंतर है बस। पत्रलेखा हंसते हुए बोली, अरे माधुरी, चिंता क्यों करती हो? अमेरिका से आ जाएगा तो हम उसकी भी शादी करवा देंगे, तुम निश्चित हो जाओ। हम है ना, जय के लिए एकदम अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे। इतना कहकर वह भी मुस्कुरा दी। बाजू में 2 लड़कियां बैठी हुई थी, उनमें से एक का नाम रिद्धि और दूसरा का नाम सिद्धि था। यह दोनों आर्यन की जुड़वा बहनें हैं। सिद्धि ने कहा, काकी साहब, हमें तो लगता है आपको जय भाई की शादी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय भाई अमेरिका से गोरी लड़की से शादी करके आएंगे, वह भी अंग्रेजी बोलने वाली। तो तब क्या करेंगी? माधुरी जी ने सिद्धि को घूर कर देखा और कहा, जय ने ऐसा किया तो पहले तो मैं उसे मारूंगी और खुद मर जाऊंगी। माधुरी में इतना कहा और चुप हो गई। यहाँ महल में हंसी खुशी का वातावरण है, तो वहीं दूसरी ओर आर्यन अपनी गाड़ी में जयपुर से अलवर के लिए निकल चुका था। आर्यन गाड़ी में बैठे हुए उसका दिल बेचैन हो रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे मीरा का चेहरा दिखाई दिया। आर्यन ने झट से अपनी आंखें खोली, अपने मन में कहा, आपको छोड़कर तो आए हैं, पर मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? जहाँ देखो वहाँ आप ही दिख रही हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने आपको आपके किए की सज़ा दे दी है और आज के बाद हम कभी ना मिले, यही आपके लिए सही होगा।
इतना कहकर आर्यन अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगता है। सोमनाथ, गुजरात। शाम का वक्त, शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे और मीरा तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और निकिता बाहर आती है। निकिता मीरा से कहती है, जीजी माँ, आप हमें बाहर तो भेज रहे हैं, पर यह याद रखना, अगर आपको खरोच भी आई तो मैं अमेरिका से तुरंत वापस आ जाऊंगी। आप हमसे वादा कीजिए कि आप जोधपुर नहीं जाएंगी और ना ही बदला लेंगी। जो हुआ वो हो गया, बस हमें इसके आगे कुछ नहीं सुनना। इतना कहकर निकिता मीरा की तरफ देखने लगी। मीरा ने निकिता की बातें सुनी तो उससे कहा, हम आपकी यह बात नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमें बदला लेने जाना ही है। तब तब हम इस काबिल नहीं थे कि हम उनसे बदला ले सकें, पर अब हम इतने काबिल बन चुके हैं कि अब उनसे बदला भी ले सकते हैं और उनकी हस्ती भी मिटा सकते हैं। अगर हमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको अमेरिका से बुला लेंगी। अब आप अमेरिका जाइए, हमें इसके आगे कुछ नहीं सुनना है। इतना कहकर मीरा चुप हो गई। अगली सुबह 4 बजे फ्लाइट है, आपकी सुबह 4 बजे फ्लाइट है और हमें अभी निकलना होगा, मीरा ने फिर से निकिता से कहा। वही निकिता खड़ी हुई और अपने कमरे में गई। वहाँ से अपना पैकिंग किया हुआ सामान लेकर आई। मीरा ने देखा तो वह भी खड़ी होकर अपनी सामान लाने में हेल्प करने लगी और दोनों कुछ देर बाद घर से बाहर निकल गए। मीरा ने घर को ताला लगाया। वहीं मीरा के पीछे एक कार पहले से खड़ी हुई थी। मीरा और निकिता दोनों उस कार की ओर बढ़ने लगे और दोनों उस कार में बैठ गए और वह कार हवा की रफ्तार से वहां से निकल गई। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। एक BMW न्यू एडिशन एक बड़े से आलीशान महल के सामने रुकती है। तभी उस गाड़ी में से एक रौबदार पर्सनालिटी वाला लड़का गाड़ी से उतरता है। उसने अपने चेहरे पर ब्लैक कलर के फ्लेक्स लगाए हुए थे। यह लड़का कोई और नहीं, आर्यन सिंह राठौर था। वह आज बहुत दिनों बाद अपने घर आया था। तभी महल के पहरेदार ने आर्यन को देखा तो झट से अंदर चला गया सबको बताने के लिए। वहीं अंदर सब लोग महल के हॉल में बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। पहरेदार अंदर जाता है और सबसे कहता है, राणा सा, रानी सा, कुंवर सा महल में पधार रहे हैं। सब लोगों ने पहरेदार की बात सुनी तो हैरान हो गए और खुश भी हो गए क्योंकि आर्यन उनके बुलाने पर ज़्यादातर महल नहीं आता था। वह अपने काम के लिए जयपुर में ही रुक जाता था या अलवर में उसका विला है वहीं पर रुकता था, और आज वह महल आया है इसलिए पत्रलेखा जी को ज़्यादा खुशी हुई। वह आर्यन इस शादी को लेकर बात करने वाली थी और उन्हें पता था इस बार आर्यन उनकी बात नहीं टालेगा। आर्यन महल के अंदर प्रवेश करता है और सीधा जाए, सब लोग बैठे हुए थे, वह चला जाता है। फिर वह अपने पिताजी के सामने खड़ा हो जाता है और उनके पैर छू लेता है। आर्यन के पिताजी उसे पैर छूने नहीं देते, सीधा गले लगा लेते हैं। आर्यन भी उन्हें अपने गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। आर्यन के पिताजी जगत सिंह राठौर आर्यन से कहते हैं, आज हम बहुत खुश हैं, आपने हमारा गर्व और बढ़ा दिया है। आप जो गुजरात मीटिंग के लिए गए थे वह सक्सेसफुल रही है और इससे राठौर इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। हम आप पर भरोसा पूरी तरीके से कर सकते हैं। अब इतना कहकर आर्यन के पिताजी चुप हो जाते हैं। आर्यन भी मुस्कुरा देता है और कुछ नहीं कहता। वहीं आर्यन की माँ पत्रलेखा आर्यन को देखती हैं और उसके माथे को छूकर उससे कहती हैं, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आर्यन भी अपनी माँ से कहता है, कहिए माँ सा, क्या कहना चाहती हैं आप। आर्यन को पता था उसकी माँ उससे शादी के बारे में बात करने वाली थी और आर्यन ने जवाब भी सोच कर रखा हुआ था। आर्यन की माँ आर्यन से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हमने आपकी शादी तय कर दी है। इतना कहकर आर्यन की माँ चुप हो जाती है। आर्यन कहता है, ठीक है। इतना कहकर आर्यन भी चुप हो जाता है। आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे, इसलिए पत्रलेखा जी थोड़ा डर रही थी। आर्यन के ठीक कहने से उनको एक राहत भरी सांस ली। फिर पत्रलेखा जी ने पूछा, आप पूछोगे नहीं लड़की कौन है। आर्यन ने शांति भाव से कहा, आपने देखी होगी तो लड़की अच्छी होगी। और आर्यन इसके आगे कुछ नहीं कहता।
आर्यन को पता था लड़की कौन है, कहाँ से है, उसे सब पता चल चुका था, इसलिए उसने अपनी माँ से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। आर्यन के पिता ने आर्यन से कहा, आर्यन, हम आपकी शादी इन 10 दिनों में करवाना चाहते हैं और लड़की कोई आम घराने से नहीं है, वह भी हमारी तरह एक राजवंशी घराने से है और उसका नाम है मालिनी सिंह, जो कि जोधपुर की राजकुमारी है और 5 दिन बाद आपकी सगाई है। इतना कहकर जगत सिंह शांत हो जाते हैं। आर्यन बस इतना ही कहता है, हाँ, और अपने कमरे की ओर चला जाता है। पीछे से उनकी माँ आर्यन को जाते हुए देखती है और कुछ सोच में गुम हो जाती हैं। वहीं उनका ध्यान तोड़ते हुए माधुरी ने कहा, जीजी साहब देखो, आर्यन भी मान गया शादी को, अब तो हम फुल ऑन मस्ती करेंगे शादी में। पत्रलेखा जी ने माधुरी की बात सुनी तो वह अपनी ख्यालों से बाहर आई और कहा, हाँ माधुरी, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इतना कहकर वह भी अपने कमरे की ओर चली जाती है। वहीं रिद्धि सिद्धि आज उनके आर्यन के चेहरे पर खुशी ना देखकर वह भी उदास हो जाती है। उन्हें पता था आर्यन शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह तो बस परिवार के लिए शादी के लिए हामी भर रहा है। रिद्धि सिद्धि को मालिनी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसका एरोगेंट होना और उसका अहंकारी होना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दोनों यही चाहती थी कि आर्यन इस शादी को मना कर दे और मालिनी नाम की बला से उनका पीछा छूटे, पर आर्यन ने शादी के लिए हामी भर दी तो दोनों के अरमान चकनाचूर हो गए। वह दोनों भी कुछ नहीं कहती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ घंटे बाद वहीं दूसरी ओर गुजरात अहमदाबाद रात के 12 बज रहे थे। एक कार अहमदाबाद की सड़कों पर हवा की रफ्तार से जा रही थी। उसमें तकरीब 3 लोग बैठे हुए थे, एक ड्राइवर और पीछे 2 लड़कियां, और यह 2 लड़कियां कोई और नहीं, मीरा और निकिता थी। मीरा कार की खिड़की के बाहर चांद को निहारे जा रही थी। चांद में उसे आर्यन का अक्ष दिख रहा था। तभी मीरा अपने मन में कहती है, क्या गलती थी हमारी जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दे गए। बस एक ही गलती थी कि हमने आपको थप्पड़ मारा और आपने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। ना चाहते हुए भी खुद को आपसे नफरत करने से रोक नहीं पा रहे हैं। आप तो हमें इतनी जल्दी भूल गए। हमारी शादी को तो 2 दिन हो गए और अब दूसरी शादी करने चले गए। हमें पता है आपको यह बात नहीं पता होगी, पर आप अपने माता पिता के कहने पर इस शादी को मना नहीं करेंगी और हम भी देखते हैं आप कैसे यह शादी करते हैं। आपने हमें पूरे शोभनाथ के सामने बेइज्जत किया और हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। हमने भी शोभनाथ से वादा किया है ना, पूरे अलवर के सामने आपकी धज्जियां उड़ाएंगे, तो हमारा नाम धज्जियां ना उड़ाया तो हमारा नाम भी मीरा नहीं। इतना कहकर मीरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं कुछ देर बाद गाड़ी का ब्रेक लगने से मीरा डिस डिसबैलेंस हो जाती है और उसका सिर फ्रंट सीट के बैक को जाकर लगता है और मीरा दर्द से कराते हुए कहती है, उई माँ, लग गई। तभी मीरा खिड़की से बाहर देखती है तो गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने खड़ी हुई थी। निकिता बेचारी, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो इतनी गहरी नींद में सोई थी। उसे मीरा ने उठाया और उससे कहा, निकिता उठो, हम पहुंच गए हैं। निकिता ने अध खुली आंखों से नींद में कहा, जीजी माँ, 5 मिनट। मीरा ने निकिता से फिर से कहा, निकिता उठ जाइए, हम हमारी मंजिल पर पहुंच गए हैं। निकिता बेमन से उठी तो उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा हॉस्पिटल था। उसी हॉस्पिटल की तरफ देखते हुए कहा, जीजी माँ, आपकी तबीयत ठीक है ना। निकिता का सवाल पर मीरा बोली, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। निकिता कंफ्यूज होते हुए कहा, और हम तो एयरपोर्ट जाने वाले थे, तो हॉस्पिटल कैसे आ गए? कहीं ड्राइवर ने हमें गलत जगह तो नहीं छोड़ दिया? मीरा निकिता के सर पर चपत लगाती हुई कहती है, झल्लो रानी, हमने ही कहा था ड्राइवर को हॉस्पिटल आने के लिए। निकिता ने कंफ्यूजन भरी नजरों से मीरा की तरफ देखते हुए कहा, पर क्यों जीजी माँ? मीरा निकिता से बोलती है, अंदर चलो, सब जान जाओगी। दोनों कार से उतरकर अंदर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक वार्ड के सामने खड़ी होती हैं। निकिता वार्ड का दरवाजा खोलती है। वहीं वार्ड के अंदर 22 साल का लड़का बेड पर मशीनों से घिरा हुआ था, दिखने में बेहद हैंडसम। उसके चेहरे की रंगत चली गई थी, उसका चेहरा पीला दिख रहा था। लग रहा था वह लड़का कोमा में है। निकिता ने जब उस लड़के को देखा तो निकिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं मीरा भी निकिता के साथ ही खड़ी थी। उसकी आंखें भी नम थी। दोनों सामने बेड पर पड़े उस लड़के को देखकर एक ही आंखों में आंसू तो दूसरी ही आंखें नम थी। पर निकिता ने मीरा की तरफ देखा और उदासी सी आवाज में कहा, जीजी माँ, भाई, यह तो निकिता, जीजी माँ,
यह तो भाई, निकिता ने इतना ही कहा था कि मीरा ने उसे ठोकते हुए कहा, हम जानते हैं यह मुंबई थे, इसलिए हम उन्हें अहमदाबाद लेकर आए। जाते जाते इन्हें हम आखिरी बार देख लें और आपको दिखाएं। अगर आप नहीं गई, दुश्मन आपको इस्तेमाल करके हमें कमज़ोर करेंगे और हम हमारे भाई का और माँ सा बाबा सा का बदला कभी ना ले पाएंगे। 7 साल पहले जो हुआ, हमने हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। हंसता खेलता परिवार एक ही रात में उजाड़ दिया। हम दोनों तो जैसे तैसे बच निकले, पर छोटे को हम नहीं बचा पाए क्योंकि दुश्मनों ने उन पर गोली चला दी थी। वह गोली उनके दिमाग को छूकर निकली थी और 7 साल से छोटे ऐसे ही कोमा में है। हमें लगा तो छोटे को हम जल्दी होश में लेकर आएंगे, पर हम गलत थे, इसलिए हम इन्हें आपके साथ आने की ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका शिफ्ट कर रहे हैं। चलो, हम जानते हैं मीरा के भाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी। मीरा के भाई का नाम तेजस सोलंकी है, पर इनका असली सरनेम सोलंकी नहीं है, तो यह तो बस टेम्परेरी रखा गया है। 7 साल पहले मीरा के भाई पर और उसकी फैमिली पर एक बड़ा हमला हुआ था। उस पर मीरा और निकिता जैसे तैसे बच निकले, लेकिन दुश्मनों ने मीरा के भाई के ऊपर गोली चला दी थी। गोली तेजस के सिर से छूकर निकल गई थी। इसमें ही तेजस की सर की कुछ नसें ब्लॉक हो गई और तेजस कोमा में चला गया। तब से अब तक तेजस कोमा में है। निकिता ने अपने आंसू पोंछते हुए मीरा से कहा, इसीलिए अब आप हमें अमेरिका भेज रही हैं कि भाई का इलाज भी हो सके और हम सुरक्षित भी हो रहे हैं। मीरा ने बस इतना ही कहा। निकिता ने फिर से कहा, पर जीजी माँ, इन्हें प्लेन में ले जाना नामुमकिन है। निकिता की बात सुनकर मीरा ने उसे जवाब देते हुए कहा, हमें पता है इन्हें ऐसे प्लेन में ले जाना नामुमकिन है, पर हमने इसका भी बंदोबस्त कर दिया है। राजकोट के राजा विजय सिंह सोलंकी, उन्होंने हमारी मदद की है। वो अपना प्राइवेट जेट देने के लिए तैयार हैं और उसमें सारे मेडिकल फैसिलिटी भी है, इसलिए हम आपको उसी प्राइवेट जेट में भेज रहे हैं और वहाँ पर उनके छोटे बेटे राघव सिंह सोलंकी वहाँ पर रहते हैं। वह आपको उनके साथ रहना है। जब निकिता ने राघव का नाम सुना तो वह खुश होते हुए बोली, राघव भाई अमेरिका में हैं? वह तो 2 साल पहले राजकोट में थे ना। मीरा ने उसकी बात सुनते हुए कहा, हाँ, राजस्थान ने उन्हें वहाँ पर बिजनेस पढ़ाई करने के लिए भेजा है और आपको उन्हीं के साथ ही कॉलेज में एडमिशन दिलाया है। इतना कहकर मीरा शांत हो गई। फिर मीरा ने कहा, अब चलिए, सारी बातें छोड़िए और नीचे एम्बुलेंस खड़ी है, तेजस को लेने डॉक्टर आते ही होंगे और हम भी हॉस्पिटल के कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली गई। वहीं कुछ देर बाद तेजस को एम्बुलेंस में शटल कर दिया गया था। एम्बुलेंस सीधा एयरपोर्ट पर जाकर रुकेगी। मीरा और निकिता भी उसे एम्बुलेंस में बैठी हुई थी। कुछ देर बाद एम्बुलेंस एयरपोर्ट के रास्ते चलने लगी। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट भी आ गया। वहाँ पर कुछ चेकिंग हुई और मीरा और निकिता उसके भाई को वीआईपी रास्ते से प्राइवेट जेट की तरफ लेकर जाया गया। सब लोग प्राइवेट गेट के पास पहुंचे। तेजस को एक डॉक्टर की टीम प्राइवेट जेट के अंदर लेकर जा रही थी। वहीं निकिता भी मीरा के गले मिलकर रुआसी की आवाज़ में कहती है, जीजी माँ, अपना ख्याल रखिएगा और आप जो भी प्लान एग्जीक्यूट करेंगी उसके बारे में हमें पल पल की जानकारी चाहिए। मीरा ने निकिता से कहा, आप चिंता मत कीजिए निकिता, हमारे कुछ पुराने वफादार लोग अभी हमारे कांटेक्ट में है और राजस्थान जाते ही वह हमें पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। और तो और राजा सामर सिंह, उनके आदमी भी हमारे साथ चल रहे हैं, तो आप चिंता मुक्त हो जाइए। वहीं कुछ देर बाद प्लेन टेक ऑफ करता है। मीरा उस प्लेन को जाते हुए देखती है और मन में कहती है, हम जल्दी आप दोनों को बुला लेंगे। और फिर अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए एयरपोर्ट की दूसरी साइड आ जाती है और वहां से राजस्थान जाने वाले प्लेन में बैठ जाती है। और प्लेन में बैठते ही वह किसी को फ़ोन लगाती है। फ़ोन की रिंग जा रही थी तो दूसरी तरफ वाला इंसान फ़ोन उठाता है और एक अधेड़ उम्र का आदमी कहता है, बोलिए राजकुमारी, क्या हुक्म है आपका? इधर से मीरा कहती है, आ रहे हैं हम राजस्थान की हवा बदलने के लिए, हमारा रहने का इंतजाम जयपुर में कर दीजिए। उधर से वही आधी उम्र वाला इंसान कहता है, जो हुक्म राजकुमारी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वह आदमी भी फ़ोन रख देता है। मीरा भी फ़ोन रख देती है और अपने स्विच ऑफ कर देती है और कुछ ही देर में प्लेन राजस्थान के लिए टेक ऑफ करता है। वहीं दूसरी तरफ रात के 3 बजे राजस्थान अलवर रात के गहरे सन्नाटे में
अलवर के राजमहल में एक कमरे की लाइट जली हुई थी। वह कमरा किसी और का नहीं, आर्यन का था। आर्यन खिड़की के पास बैठकर चांद को निहारे जा रहा था। आर्यन चांद को देखते देखते उसमें खोने लगा था, पर उसे एकदम ही चांद में मीरा का चेहरा दिखाई दिया और उसे झट से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें बंद करते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे ही कि उसका दिल धड़कना शुरू हुआ हो। आर्यन ने अपने मन में कहा, यह हमारा दिल आपका चेहरा याद आते ही इतना जोर से क्यों धड़कने लगता है? क्या है जो आपकी इतनी दूर होते हुए भी आप हमारे पास ऐसा महसूस हो रही हैं? पर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? जो हमने आपके साथ किया वह हम भुला देना चाहते हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जिससे आपका साया भी हम पर ना रहे या हमारे परिवार पर ना पड़े। पर हम कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी याद आ ही जाती है। उस दिन जो आपने किया वह आपकी सबसे बड़ी गलती थी। इस गलती की सज़ा हमने आपको दे दी, तो सज़ा देकर भी हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या करें जो हम आपको भूल सकें, उस दिन जो हुआ उसे भूल सके और आपकी और हमारी शादी को भी भूल सके। आर्यन अपने ख्यालों में गुम था, तभी आर्यन के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। वह फ़ोन आर्यन के असिस्टेंट का था। आर्यन उस फ़ोन की आवाज़ से अपने ख्यालों से बाहर आता है और फ़ोन पर नाम देखते हुए आर्यन फ़ोन उठाते हुए कहता है, बोलो संग्राम, क्या बात है? कैसे आपने हमें इतनी रात को कॉल किया? उधर से आर्यन का असिस्टेंट संग्राम चिंतित स्वर में कहता है, कुंवर साहब, आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी। आर्यन ने कहा, कौन सी बात बतानी है जो आपको इतनी रात को फ़ोन करना पड़ा? संग्राम ने थोड़ा घबराते हुए कहा, कुंवर शाह, वह कुंवर रानी शाह। आर्यन ने संग्राम के मुंह से कुंवर रानी शाह कहा तो आर्यन ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? संग्राम को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसने अपने शब्द को सुधारते हुए कहा, सॉरी सॉरी सॉरी, वह मीरा अपने घर पर नहीं है। शाम को अपनी बहन को लेकर सामान पैक करके कहीं तो निकली थी और अब तक घर नहीं पहुंची है। हमारे आदमी उन्हें उनका पीछा भी किया पर उन्हें कहीं नहीं दिखी। आर्यन यह सुनते ही गुस्से से कहा, कहाँ गई वो? तुम्हारे लोग क्या सोए हुए थे? वह गई, उन्हें पता भी नहीं चला। मुझे जल्द से जल्द मुझे उसका पता चाहिए। वह कहाँ गई है, उसे ढूंढो। अगर वह नहीं मिली तो मैं तुम लोगों को जिंदा दफन कर दूंगा। आर्यन के गुस्से का पारा हाई हो गया था और वह कुछ सुनने के मूड में नहीं था। वह जो मुंह में आए वह बके जा रहा था। असिस्टेंट भी समझ गया था कि आर्यन की दुविधा पर उसे आर्यन की बात अच्छी नहीं लगी कि एक लड़की से उसे जबरदस्ती शादी कर ली और उसे छोड़कर दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है। दूसरी तरफ से आर्यन ने गुस्से से अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक दिया और फ़ोन के दो टुकड़े हो गए। आज तक आर्यन को इतना गुस्सा नहीं आया था। असिस्टेंट के बात से उसे इतना गुस्सा आ गया कि वह उसे काबू करने के लिए अपने कमरे की चीज़ें फेंकने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, आ पर उसे यह पता नहीं था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। उसके आदमी मीरा को ना ढूंढ सके इसलिए, या मीरा कहीं चली गई है। उस बेचैनी में उसे गुस्सा आ रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।